जय श्री राम स्टूडेंट तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री 11th क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद प्रॉपर सॉल्यूशन। तो इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है। पहले हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? CH। तो इसकी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 6.02 × 10⁻20 molecules of urea present in 100 ml of its solution। तो हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दैट मींस मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह करेंगे। पहले हमने क्या करना होगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड करने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना यूरिया के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया वो कैसे होंगे? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितनी है? 0.602 × 10⁻20। ठीक है, ये डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। वो आएगा 10⁻³ क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया। 20 था, ये 23 तो -3 0.001। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके? यूरिया के। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है, अगर उनको हम डिवाइड कर दें किससे? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी दी गई है? 100 ml। 100 अगर ml में तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो सिंपल इसको ये इधर से 20 कट हो गई तो ये क्या बनेगा? 0.01 m। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है वो सही है। सेकंड क्वेश्चन का क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम 3 पॉजिटिव। अब क्रोमियम 3 पॉजिटिव में आपने क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो पहले आपको क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। क्या होती है? आर्गन 4s1 3d5 होती है, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। टोटल इसमें अभी 6 हैं और वो क्या कह रहा है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने रह गए? इसमें 0 और इसमें कितने रह गए? 3। मतलब इसका आंसर क्या है? 3। तो इसकी सी ऑप्शन आपके पास सही है। थर्ड क्वेश्चन की सी ऑप्शन सही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर विद एटॉमिक नंबर 29 इज। तो इसका आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉपर और क्रोमियम की, वो है फर्स्ट ए ऑप्शन। तो इसके अंदर क्या है? ए ऑप्शन सही है। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड। तो फिफ्थ पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है? तो इसका आंसर है 32। फिर है नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं? तो 18 ग्रुप्स होते हैं। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी सही है आपके पास। इसके कितने हैं? टोटल 18 ग्रुप्स हैं। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इज DsP2। तो अगर स्क्वायर प्लेनर हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, कोई भी कंपाउंड की शेप होती है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। हमें एक कंपाउंड दिया गया है, उसके अंदर हमें बतानी है कितनी सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पहले जितने हाइड्रोजन है उतने सिग्मा बॉन्ड हो गए, पहले वो काउंट कर लीजिए। 3 4 5 6 सिग्मा ये हो गई। अभी हर एक कार्बन फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा ही बनाएगा। तो 1 2 3 4 6 + 4 10 आपके पास क्या है? सिग्मा बॉन्ड है और 3 आपके पास क्या है? पाई बॉन्ड है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है स्टूडेंट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू। डेल्टा यू हमारे पास क्या होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज। वो किसके इक्वल होगा? आइसोकोरिक वर्क, आइसोबोरिक वर्क, एडियाबेटिक वर्क या आइसोथर्मल वर्क। तो इसका आंसर है एडियाबेटिक वर्क। कैसे वो आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास जो डी यू होता है वो होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आइडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? क्यू की वैल्यू 0 होती है। तो दैट मीन्स हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? डब्ल्यू। ये वर्क कौन सा है जो यहाँ पे यूज हो रहा है? अगर एडियाबेटिक है तो ये पूरा एडियाबेटिक वर्क हो गया। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी इक्वल होता है किसके? एडियाबेटिक वर्क के, क्योंकि एडियाबेटिक में क्यू की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंडीशन विल फैसिलिटेट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर नेगेटिव। अगर डेल्टा एच भी हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, और डेल्टा एस भी क्या है? नेगेटिव है। तो कौन सी कंडीशन आपने बताना है कि वो स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाएगी? तो इसका आंसर है लो टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर रहता है तो स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे अगर बोल रहे हैं डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, तो जो हमारे पास टी डेल्टा एस है ना, टी डेल्टा एस, उसकी वैल्यू क्या आएगी? वो पॉजिटिव आएगी। तो दैट मीन्स हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। किससे? टी डेल्टा एस से। तब जाके हमारे पास क्या है? इसमें जो स्पॉन्टेनिटी है वो क्या होगी?
मेंटेन रहेगी। तो ये होता है हमारे पास एट लो टेम्परेचर, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड है उससे मिल रहा है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकल रही है, प्लस प्लस इसमें डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है 110 किलो जूल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें पूछा गया है द प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज विद ऑन एडिंग कैटलिस्ट, डिक्रीज इफ टेम्परेचर राइज और इंक्रीज इफ टेम्परेचर इंक्रीज। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास ये रिएक्शन दी गई ना, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है जिसके अंदर डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स अगर उसके अंदर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टले प्रिंसिपल जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। अगर हम टेम्परेचर बताते हैं तो रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दैट मीन्स हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फेवर करेगी फॉरवर्ड, मतलब ज्यादा अमाउंट में हमारे पास क्या है, CO2 बनेगा। अब CO2 गैस है, जितनी ज्यादा गैस बनती है उतना ज्यादा क्या होता है, प्रेशर होता है। तो इसकी सी ऑप्शन है, अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो हमारे पास जो है CO2 गैस का प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उसकी अमाउंट इंक्रीज होने वाली है। फिर मेरे पास नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो उनमें बताना है कौन सी स्पीसी है वो एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक क्या होता है, जिसके अंदर बेसिक और एसिडिक करेक्टर दोनों ही हो, उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग, एम्फोटेरिक वाला पूछा गया था। ओ सॉरी, एम्फोटेरिक क्या होता है हमारे पास, एम्फोटेरिक वो स्पीसी है जो बेस एज वेल एज एसिड की तरह एक्ट करे। अब पहला जो हमारे पास दिया गया है H3O पॉजिटिव आयन, ये ओनली एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा। Cl नेगेटिव आयन क्या है, वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा। और डी ऑप्शन है कार्बोनेट आयन, वो भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो एक बेस की तरह एक्ट करेगा। बट हमारे पास जो HSO4 नेगेटिव है ना, HSO4 नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके SO4 मतलब पॉजिटिव, H पॉजिटिव डोनेट करके SO4 नेगेटिव बना भी सकता है, मतलब ये एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, और ये एक H पॉजिटिव आयन गेन भी कर सकता है और वापस H2SO4 बना सकता है। मीन्स हमारे पास जो HSO4 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव, ये हमारे पास बोथ एज वेल एज एसिड और बेस की तरह एक्ट कर सकता है। दैट मीन्स ये क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, जो इसमें ऑक्सीडेशन इवॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके अंदर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इसके अंदर इसका डी ऑप्शन सही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrCO6 इसका आंसर आपके पास 0 है, क्योंकि जो हमारे पास CO है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू, इसका आंसर आपके पास कैटेनेशन। जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है कार्बन की अपने ही कार्बन के साथ अटैच होने की, उसके कारण हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं हमें। फिर है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो बोथ सी ऑप्शन सही है, इसकी ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, बेकर नाथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्केन द यील्ड टू आइसोमेरिक मोनोब्रोमो डेरिवेटिव इज, एल्केन दैट यील्ड टू आइसोमेरिक मोनोब्रोमो डेरिवेटिव, कौन सी एल्केन है जो कि टू आइसोमेर शो करेगी मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर बताना है हमें कि टू आइसोमेरिक होने हैं मोनोब्रोमो डेरिवेटिव। मोनो का मतलब एक बार। अब जो नियोपेंटेन है या इथेन है या मीथेन है, इनके अंदर सारे जो हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, बट बात करते हैं हम प्रोपेन की, तो प्रोपेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, CH3 CH2 CH3। अब इसके अंदर टू डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन है, एक ये वाले हाइड्रोजन है और एक ये वाले, ये प्राइमरी हो गए, ये क्या है सेकेंडरी, ये 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास Br लगता है तो 2 ब्रोमो बनेगा, अगर यहाँ पे लगता है तो क्या बनेगा, 1 ब्रोमो बनेगा। ठीक है, बाकी किसी और कंपाउंड में बात की, इथेन की बात करें तो इसके अंदर सारे क्या हैं, प्राइमरी वाले हैं। नियोपेंटेन भी सारे क्या हैं, प्राइमरी वाले हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या है, जो प्रोपेन है उसके अंदर ही हमारे पास टू टाइप्स के मोनोडेरिवेटिव आइसोमेरिक मिल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपके पास सही है। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइसोमेरिक कंपाउंड, जो आइसोमर होते हैं कोई भी कंपाउंड के, मस्ट हैव सेम मोलिकुलर वेट।
उसका क्या होता है, सेम मोलिकुलर वेट हो सकता है, क्योंकि आइसोमर क्या होते हैं जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर क्या हो अलग अलग होती है, उन्हें हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। बट उनका जो मोलिकुलर वेट होता है या मोलिकुलर मास होता है वो सेम रहता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्रोपी इज नॉट अ स्टेट फंक्शन बिकॉज इट इज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हमारे पास गलत है, फॉल्स इसका आंसर होगा, क्योंकि एंट्रोपी हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन ही होती है। एंट्रोपी हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन है, इसका फॉल्स आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है, फॉर ए रिएक्शन टू ए, कोई गैस है वो हमारे पास क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास एक Q1 है इज ग्रेटर देन के, मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन होता है कोई भी रिएक्शन का वो ग्रेटर है किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। फॉर इफ ए इज added maintaining Q1 is greater than K1, the reaction will be move in a backward direction। अगर मान लो जो हमारे पास Q1 है तो क्वेश्चन है वो ग्रेटर K1 है, द रिएक्शन विल बी मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन बोलते हैं कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल अगर हम ए की अमाउंट इंक्रीज करेंगे, अगर मान लो ए का क्वेश्चन ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना कि बैकवर्ड, तो इसका आंसर फॉल्स है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर आल्सो कॉल्ड रिडक्टेंट। ये भी आपके पास फॉल्स है, ये भी आपके पास फॉल्स है, रिडक्टेंट नहीं उसके हम ऑक्सीडेंट बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसकी इट सेल्फ रिडक्शन होती है और दूसरों को वो ऑक्सीडाइज कर देता है। फिर आईपीएससी नेम ऑफ CH3CN इज मिथाइल नाइट्राइल। तो आईपीएससी नेम इज मीथेन नाइट्राइल, ये भी सही है आपके पास। ठीक है, इसका आंसर ट्रू है। फिर है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अमंग ऑफ आइसोमेरिक पेंटेन इज नियो आइसो एन। तो ये भी आपके पास फॉल्स है, क्योंकि डिक्रीजिंग बोल रहे हैं तो ये गलत है। सबसे ज्यादा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एन पेंटेन का, क्योंकि जो हमारे पास लीनियर चेन होती है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। पर अगर ब्रांच की तरफ जाएंगे, जैसे आइसो एक ब्रांच है, नियो उससे बड़ी बड़ी ब्रांच है, तो ब्रांचिंग जो चेन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो इसके अंदर ऑर्डर ये होने वाला है, आइसो सबसे एन पेंटेन का हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर आपके पास आइसो का होगा, फिर आपके पास नियो का होगा। तो इस तरह से ऑर्डर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऑर्डर गलत लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर आर एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्वांटम नंबर में बी डिफाइन एज द सेट ऑफ द 4 इंटीजर विच आर यूज टू डिफाइन पोजीशन, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन एन एटम। देयर आर प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसके अंदर से आपने आंसर बताने हैं। ये बोल रहा है अगर n की वैल्यू आपके पास 3 है और l की वैल्यू 2 है तो वो कौन सा सेल रिप्रेजेंट, मतलब कौन सा ऑर्बिट रिप्रेजेंट करेगा। अब n की वैल्यू 3 हो गई, अब आपने याद रखना l के लिए वैल्यू अगर 0 हो तो s, 1 हो तो p, अगर 2 है तो आपके पास क्या होता है d, अगर 3 है तो क्या होता है f होता है। ये आपके पास l की वैल्यूज होती हैं। अब इधर दिया गया है 3 आपके पास। ठीक है, वैसे n होता है, n इंटू हमारे पास l होता है। अब l की वैल्यू देखते हैं, l की वैल्यू 2 है, 2 के अकॉर्डिंग क्या है d, तो इसका है 3d। ठीक है, तो 3d आपका इसके पास आंसर है। फिर है n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 0। क्या है, n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू क्या है 0 है, तो वो कौन सा सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपके पास है 4s। फिर है n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंटेड बाय n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा 2p। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है तो 1s हो गया। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं इसमें नेक्स्ट n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 3 है तो 4f हो गया। ये सिंपल से ये क्वेश्चन थे स्टूडेंट पैराग्राफ वाले, ये अच्छी तरह से कर लीजिएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शंस। अब इसके अंदर क्या होता है, जो डिफाइंड प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो मास की रेशियो है वो हमारे पास क्या है, वो फिक्स रहती है, उसे हम बोलते हैं डिफाइंड प्रोपोर्शन। ये मैंने आपको नोट्स में अच्छी तरह से बताया, ये कर लीजिएगा वहां से। फिर है स्टेट एंड एक्सप्लेन अबव प्रिंसिपल। अभी आपने बताना है कि अबव प्रिंसिपल होता है क्या है और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बता देना है अबव प्रिंसिपल क्या कहता है, हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल या उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एनर्जी फिल करते हैं, जैसे इसके हम आपने स्नेक रूल भी किया होगा, पहले हम 1s में करते हैं, फिर 2s हो गया, 3s, 4s,
जैसे यहाँ पे 2p आ गया, 3p आ गया, ऐसे आपने स्नेक रूल किया होगा, इसको हम फिल करते हैं, इसी को हम बोलते हैं अबफ प्रिंसिपल। फिर एक क्वेश्चन है इसके और के अंदर, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 1% स्पीड ऑफ लाइट। अब ये बोल रहा है कि 1% स्पीड ऑफ लाइट। अब इधर आपने पहले वेलोसिटी निकाल लेनी है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 1% का मतलब होता है 1%, मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, c है, उसका कितना 1% निकालना है। तो 1% मतलब c इंटू 1/100 हो गया, ठीक है। अब c होता है कितना है, 3 × 10⁸ और इंटू 1/100 है, तो ये आपका आंसर आएगा 3 × 10⁶। मतलब ये आपकी इसके अंदर वेलोसिटी दी गई है इसके अंदर की, जो कि हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी इतनी है, 3 × 10⁶ वेलोसिटी है। तो उसकी आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, h की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 हो गया, -34 डिवाइड बाई h की m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻31 इंटू आपके पास ये आप वेलोसिटी लिख देना, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या थी, 3 × 10⁶। बस इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे अच्छी तरह से, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज एक्सेप्शनली लेस देन क्लोरीन। अब जो हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन जो गेन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, वो कम होती है क्लोरीन से। वाई, क्योंकि हमारे पास जो एफ एटम है ना, फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एक तो इसका क्या है, साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज है इसका, और इस जिसके कारण इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक, कौन सी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता। और सेकंड रीज़न क्या है इसके अंदर, कि एब्सेंस या नॉट अवेलेबल वैकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसके अंदर क्या है, डी ऑर्बिटल भी नहीं होते, तो कि इनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड, मतलब एक्स्ट्रा क्या है, वो स्पेस प्रोवाइड करा सके इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। तो स्मॉल साइज जिसके कारण लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता। और सेकंड क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी डिस्कस शेप ऑफ BCl3। तो आपने क्या है, BCl3 की आपने शेप बतानी है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई एटम है उसके अराउंड कितने लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर आप अरेंज कर सकते हैं एट ए मिनिमम रिपल्शन। तो इसके अंदर हम अगर एक सेल यहाँ पे लगाएं तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी अगर हम तीन, हमारे पास क्या है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम अरेंज करते हैं एट मिनिमम पोजीशन और रिपल्शन, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आती है उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, जिसके अंदर एंगल कितना होता है, 120 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब आपने बताना है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है। अब बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो बॉन्डिंग एमओ होती हैं और एक होता है एंटी बॉन्डिंग एमओ, ठीक है, एमओ लिख देता हूं मैं, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग एमओ। अब इनमें होता है क्या है, जो बॉन्डिंग होता है उसके अंदर हमारे पास जो भी ऑर्बिटल्स या जो ऑर्बिटल पार्ट करते हैं ओवरलैपिंग में, उनमें प्लस का साइन होता है, ठीक है, जो साई ए प्लस क्या होता है, साई बी होता है, ये होता है बॉन्डिंग के अंदर। और साई ए माइनस साई बी किसके अंदर होता है, एंटी बॉन्डिंग में, जिसमें कट हो जाते हैं। और जो हमारे पास बॉन्डिंग बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले वीक होते हैं। जो बॉन्डिंग है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, हाई रहती है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, कम रहती है। मैक्सिमम आपको मैंने 4 या 5 पॉइंट लिखाए होंगे तो नोट्स के अंदर, तो आप नोट्स में जाके वो अच्छी तरह से रीड कर लीजिए पहले ये डिफरेंस, ठीक है। बाकी मैं अगर आपको नीड है तो टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। और जो पहली बार जुड़ा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू अंडर व्हाट कंडीशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जो ये क्वेश्चन है जिसमें डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू आपने प्रूव करना है, पहले आपको पता होना चाहिए जो आपके पास डेल्टा एच और यू के बीच में रिलेशन क्या था। तो डेल्टा एच
इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आपके पास क्या होता है पीवी, जिसको हम बोलते हैं वर्क डन। अब जो आपके पास पीवी होता है ना, उसकी वैल्यू एक और भी होती है, डेल्टा एन जी आर टी होती है। ये वाली आपके पास इक्वेशन होती है। अब ये दो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन में पॉसिबल क्या है, यहाँ पे भी डीवी होता है। अब डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो तो डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर मान लो कोई भी कंडीशन है जिसके अंदर आइसोकोरिक प्रोसेस है, अगर वॉल्यूम चेंज जीरो है तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू होगा। सेकंड क्या है, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू, डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मोल, ठीक है। नंबर ऑफ गैसियस मोल डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। अगर नंबर ऑफ गैसियस मोल इक्वल होते हैं तो भी आपके पास क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगी। तो ये दो कंडीशन है आपके पास, डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो होना और डेल्टा वी की वैल्यू क्या होना, जीरो होना। फिर आपके पास एक रिएक्शन दी गई है H2 प्लस आई टू गिव रेज टू 2HI। इसके लिए आपको Kp और Kc की वैल्यू राइट करनी है, तो इनमें फिर रिलेशन भी बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ये अपने आप कर लीजिएगा, ये मैं नहीं करवाने वाला, बहुत ईजी है। प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट ही होता है, Kc की वैल्यू। फिर है फ्लोरीन रिएक्ट विद आइस, फ्लोरीन रिएक्ट विद आइस रिजल्ट एज चेंज। हम कहते हैं फ्लोरीन की रिएक्शन हम आइस से करवाते हैं तो HF प्लस HOF बनता है। जस्टिफाई दिस रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को आपने बताना है कि रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। अब वाटर के अंदर हम बात करते हैं, जैसे फ्लोरीन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन की जीरो है, ऑक्सीजन की क्या है -2, हाइड्रोजन की क्या है +1 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अंदर। अब बात करते हैं HF। HF में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, -1 हो गई। और इसके अंदर ऑक्सीजन की बात करें तो क्या हो गई, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे अगर हम निकालते हैं x मान के x, अब ये इसकी फ्लोरीन की -1 आएगी, ठीक है, और इसकी +1 आएगी। टोटल इसकी यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो। यहाँ पे क्या थी -2, यहाँ पे क्या होगी, जीरो। दैट मीन्स ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, पर फ्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास फ्लोरीन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह से ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये आपने बताना है एग्जाम में। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट। अब वेरियस एलिमेंट इसके अंदर क्या है, आपके पास सोडियम भी प्रेजेंट है, ठीक है, और आपके पास सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इनकी आपने वेरियस परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, जैसे आप सिंपल परसेंटेज निकालते हैं उस तरह से आपने करना है इसके अंदर। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स ब्रीफली। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी अनसिमेट्रिकल या डबल बॉन्ड वाले कोई कार्बन कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो सकता है, ठीक है। अब वो दो तरह से होता है, एक +E एक -E, ठीक है। +E में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। -E में भी मतलब इस तरह से होता है, डबल वाला। मान लो अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये +E हो गया। अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो एक +E हो गया, एक है -E हो गया। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, जहाँ पे जिस उस कार्बन पर मूव करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होना है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने अटैक नहीं करना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करना है, तो उसके ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाते हैं। ये होते हैं आपके पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के डिफरेंट टाइप्स। फिर आपके पास है राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, एसिडिक डिहाइड्रेशन। अब जैसे मान लो मैं अल्कोहल लेता हूँ कोई भी, मेरे पास ये सिंपल अल्कोहल है CH2OH, ये अल्कोहल है, इसकी एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, H पॉजिटिव ऐड करता हूँ क्योंकि एसिड ऐड करना है। अब एसिड क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा, तो ये हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा CH3 CH2, इसके साथ O, इसके साथ H लग गया, एक H ऑलरेडी था, एक H ऊपर लग गया, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, ये बन गया OH3 होल पॉजिटिव बन गया। तो यहां से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर ये कंपाउंड बनने वाला है फिर CH3 CH2 पॉजिटिव और प्लस आपके पास क्या वाटर निकल गया। तो ये आपके पास इसमें कंपाउंड बनने वाला है जिसके अंदर वाटर रिलीज हो गया हमारे पास,
ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ से वाटर निकल जाएगा आपके पास, याद रखना, इधर वाटर निकल गया तो इसको डिहाइड्रेशन हो गया। अब हमारे पास जो ये कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। अब ये H पॉजिटिव आया कहाँ से, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ H पॉजिटिव आया HSO4, H2SO4 नेगेटिव से, तो यहाँ पे आएगा HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये अपना एक हाइड्रोजन वापस मांगेगा, तो ये वाला जो हमारे पास कार्बन है, ये वाला हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एक H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन हो गए तो आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और प्लस आपके पास क्या निकल गया H2SO4। अब H2SO4 एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, और कैटलिस्ट का क्या क्या होता है, रिएक्शन करवाना और बाद में एज इट इज बाहर निकल जाना। तो ये थी सिंपल एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसके अंदर एल्कीन बनती है प्लस वाटर रिमूव हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिस्ट्रेट पोजीशन आइसोमर विद एग्जांपल। अब पोजीशन आइसोमर बताना है। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो, डिफर करती हो। ठीक है, आइसोमर विच हैव अ सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म इन कार्बन कंपाउंड। जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, इधर मेरे पास क्लोरीन लगा हुआ है, उसी को मैं डिफर कर देता हूँ कुछ इस तरह से। मान लो मैंने क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, पहले फर्स्ट वाले पोजीशन पे था, अब सेकंड वाले पे आ गया, तो ये आपके पास क्या है, पोजीशन आइसोमरिज्म है। फिर नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन है स्टेट पास्टुलेट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसके आपने सारे पास्टुलेट लिख देने हैं। ठीक है, तो ये भी आपने नोट्स में बहुत मैंने अच्छी तरह समझा रखे हैं, वहां से कर ले दिया, मैं इस पे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता, वो तो सिंपल से होते हैं। फिर है ड्राइव डी ब्रोगली रिलेशनशिप। अब डी ब्रोगली रिलेशनशिप आपको ड्राइव करना आना चाहिए। वो क्या होता है, इज इक्वल टू एच नहीं होता है एक तो, ठीक है, जिसको हम एच सी बाई लैम्डा लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और एक आपके पास क्या इज इक्वल टू एम सी स्क्र अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। इन दोनों को इक्वेट करते हैं, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्र को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे एक सी से सी कैंसिल हो गया और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, एच बाई एम वी। यही होती है आपके पास क्या, डी ब्रोगली रिलेशनशिप। ये आपको ड्राइव करनी है फॉर अ मटेरियल पार्टिकल। और यहाँ पे अगर हम फोटोन की बात करें तो सी वेलोसिटी आती है, अगर हम कोई मटेरियल की बात करें तो वी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये इसको प्रॉपर वे में लिखना होगा। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज दिस, एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द एनर्जी ऑफ फोटोन इज दिस। फिर फ्रॉम वन एंड सेकंड इक्वेशन वी इक्वेट देम, इक्वेट करेंगे तो वहां से आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल देनी है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी आ जाएगा फॉर फोटोन। अगर कोई मटेरियल के लिए लिखना हो तो यहाँ पे सी की जगह आप सिंपल वी लिख सकते हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन है डिस्कस द शेप ऑफ PCl5 ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने PCl5 की स्ट्रक्चर बता देनी है, शेप बता देनी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर सिंपल ट्रिक की हेल्प से निकालें तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने सिखाई है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d आएगी हाइब्रिडाइजेशन। ये सबको पता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, पर जो PCl5 की एक्चुअल आपने थ्योरी के अंदर निकालनी है तो उसके अंदर आपको करना क्या होगा, आप पहले फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बॉक्स के अंदर। ठीक है, फिर भी आप इसमें इसकी एक्सटेंडेड ऑक्टेट भी बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 3s होता है और क्या होता है 3p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो ये 3s है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 2 3 इसके अंदर होते हैं ऐसे। तो पहले आपको टोटल 5 एन पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप इसको एक एक्सटेंड डी के अंदर लेके जाओगे। ठीक है, उस डी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तभी आपके पास 5 एन पे इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर आपके पास जो क्लोरीन है वो यहाँ पे अटैक करेगा 1 बाय 1 कर कर। तो उस तरह से पूरे प्रॉपर वे के अंदर, जैसे मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में समझाया है, उस तरह से ये करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस। तो हम इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करते हैं, हमें एक प्रोसेस दिया गया है, प्रोसेस में पूछा गया है a system absorb 120 joule of heat and it's not equivalent to 260 joule on its surrounding। तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, वो 120 जाउल ऑफ हीट, मतलब जो क्यू है वो कितनी है, वो एब्जॉर्ब करता है 120 जाउल, और वो इक्विवेलेंट नहीं है आपके पास किसके अंदर, सराउंडिंग की हीट से। और सराउंडिंग में आपके पास ये सिस्टम की हीट मान लो उसने एब्जॉर्ब करी, और जो क्या उस सराउंडिंग की है वो कितनी है 286, इसकी इक्वल नहीं है। तो आपने बताना है कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो जो आपके पास जैसे मान लो इंटरनल एनर्जी 120 थी, ठीक है, सिस्टम एब्जॉर्ब 120 जाउल ऑफ हीट,
एंड विच इज़ नॉट इक्वलेंट टू 260 जूल ऑन इट्स सराउंडिंग। तो इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी वो आपने बताना है। तो इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या होती है स्टूडेंट, तो इसके अंदर जो हमारे पास भी 128 नहीं है, यहाँ पे 428 है। तो ये क्या करता है, सिस्टम एब्जॉर्ब 428, 428 वो क्या है, हीट एब्जॉर्ब करता है। एंड विच इज नॉट इक्विवेलेंट, मतलब जो वर्क डन करता है, जैसे मान लो ये वर्क करता है कोई भी सराउंडिंग के ऊपर, कितना डब्ल्यू करता है वर्क 286, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब कितनी हीट एब्जॉर्ब की 428, और प्लस उसने कितना वर्क किया 286, इसको माइनस करोगे तो आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है 62 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। 62 मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव, ये आपने याद रखना है। तो पहले में क्या किया था, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग पर वर्क किया था जो तो माइनस में था। अभी क्या है, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो वो नेगेटिव नहीं होगा, सॉरी वो पॉजिटिव होगा। सिस्टम के ऊपर जो हम वर्क करते हैं वो पॉजिटिव होता है। एंड 120 ऑफ जूल ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, और 120 जूल ऑफ हीट क्या ट्रांसफर कर दी सराउंडिंग में, मतलब क्या होगी, माइनस हो गई। तो क्यू की वैल्यू क्या है, -128 है। तो इसके अंदर आपने क्या करेंगे, जो आपके पास जो इसमें जो आप डी यू की वैल्यू निकालेंगे तो डी यू क्या होगा, -128 + 62। तो -128 + 62 करेंगे तो आपके पास चेंज इन टर्मिनल एनर्जी आ जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट अच्छी तरह से ये कर लीजिएगा क्वेश्चन। फिर आपके पास है स्टेट एंड एक्सप्लेन ली चैटले प्रिंसिपल। अब ली चैटले प्रिंसिपल क्या कहते हैं, अगर आप कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर कुछ भी आप चेंज करते हैं तो वो अपने ही जो चेंज होने वाले कोज है उसको अपोज करता है, मतलब उसके उल्ट आपके पास इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। ये बोलता है ली चैटले प्रिंसिपल। इसको आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है विद फैक्टर्स, जैसे कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है। पेपर के अंदर 3 मार्क्स का है, थोड़ा लेंथी करना होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स की क्वेश्चन है, राइट डाउन द आईयूपीएक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आप फॉलोइंग कंपाउंड के आईयूपीएक नेम लिखनी है, जिसमें हम नेमिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है। तो 1 2 3 4 5 ये आपके पास में नंबरिंग हो गई। तो क्या बनेगा, 3 मिथाइल पेंटेनल, ठीक है, ये फर्स्ट का नाम हो गया। सेकंड का नाम करना है, यहाँ पे अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल वाले ग्रुप से। तो 1 2 3 4, तो क्या इसके अंदर नेम क्या हो गया, बुट 2 in 1 ऑल, ठीक है। तो बुट 2 in 1 ऑल इसका नाम है। थर्ड वाले में बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या बनेगा, पेंट 3 in 1 अल, ठीक है। तो पेंट 3 in 1 अल इसका नाम हो गया। ये नेक्स्ट है 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग होगी इसकी। तो इसमें नाम क्या बनेगा आपके पास, पेंट 4 in 2 ऑन, ठीक है। और नेक्स्ट 5 वाला है, इसके अंदर नाम नेमिंग करनी है 1 2 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेनी है आपने पहले। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल हेक्स 3 in 1 अल। तो आपने आईपीएस की नेमिंग अच्छी तरह से कर लेनी है स्टूडेंट्स। और 5 मार्क्स के और में भी क्वेश्चन दिया गया है, और में पूछा गया है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब डीहाइड्रो हैलोजिनेशन क्या होती है, इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि आप करते हैं एल्कोहलिक केज के साथ करते हैं आप। जैसे आप हेलो एल्केन्स की रिएक्शन करते हैं टू द फॉर प्रिपरेशन करते हैं हम एल्कीन्स की, उसके अंदर आपने की थी। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 443 केल्विन टेम्परेचर, तो ये भी मैंने आपको नोट्स में करवाई हुई है, अच्छी तरह से वहां से देख लेना। फिर ब्रिज रिडक्शन है, ये भी कर लीजिएगा। फिर ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विद KMnO4। तो ये मैंने चैप्टर हाइड्रो का इन डेप्थ में आपको बताया, यूट्यूब पे आपकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। फिर है ड्रा एंड एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 पॉजिटिव, ये भी बहुत बार कर लिया आपने, ठीक है। N2 पॉजिटिव की मैंने स्तंभ एग्जाम में भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने ही आने वाला है। फिर आपके पास इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो ये भी कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और ये पेपर अच्छे से कर लीजिएगा।